हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। सो आज हम लोग अपना आरसीसी का जो लास्ट हमारा चैप्टर होगा विच इज़ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर हम आरसीसी का देखें तो आरसीसी का आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, बस उसमें कुछ टॉपिक रह गया है, लाइक रिटेनिंग हॉल का एक टॉपिक रह गया है जो मैं आपको बाद में कराऊंगी क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो रिटेनिंग वॉल जब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे रिटेनिंग वॉल को, ठीक है। सो अभी मैंने इतना करा दिया कि जो इम्पॉर्टेंट आपके जो भी हैं, ठीक है, 90% आपका जितना भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं। लास्ट आपका प्री स्ट्रेसिंग बचता है, तो प्री स्ट्रेसिंग आज हो जाएगा कंप्लीट। तो आज सारे क्वेश्चन हम प्री स्ट्रेसिंग के कर लेंगे। एंड आई होप जो पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं आपके, हमने जो भी चैनल पे अवेल कराए हैं वो आपने सारे देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह आती हैं, डाउट्स आते हैं, उनको कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, ठीक है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट। सो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड द यूज और द एरिया ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग देख लेंगे। मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम, ठीक है। So the first question is, if a beam supports two concentrated load, then the shape of the profile followed by cable is, ठीक है। कोई बीम है, उसके ऊपर कंसनट्रेटेड टू कंसनट्रेटेड लोड्स लगे हैं, लाइक इस दिस, ठीक है। तो ये कंसनट्रेटेड दो लोड लगे हैं। तो इसका पूछ रहा है कि किस तरह से आपका प्रोफाइल रहेगा केबल्स का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसिंग की बात करेंगे, आप नाम से देख लो। प्री क्या मतलब होता है? प्री मीन्स पहले से, ठीक है, पहले से। एंड स्ट्रेस्ड मीन्स स्ट्रेसिंग करना, स्ट्रेस। तो पहले से जब आप कंक्रीट में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देते हो उसी को हम लोग प्री स्ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे पहले से कैसे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो इसके मेथड्स में आ जाते हैं। बट हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो वीक होती है टेंशन में, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ कंक्रीट, ठीक है, तो ये इस पर इस तरह से लोड आएगा तो ये कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। नीचे आपका टेंशन आएगा, ऊपर कंप्रेशन आएगा। सो वी नो कि कंक्रीट कंप्रेशन में तो बहुत अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, बट टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, ठीक है। तो उसी को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आरसीसी में हम क्या कर रहे थे कि उसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे स्ट्रेसेस अंदर से डेवलप कर देंगे कि जब हमारे बीम्स पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आए तो वो जो हमने पहले से स्ट्रेसेस डेवलप करके रखे हैं वो उन टेंसाइल स्ट्रेसेस को काउंटर बैलेंस कर दें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्री स्ट्रेसिंग होती है वो एक ऐसी कंक्रीट होती है जिसमें कि हम एक्सटर्नल लोड्स को लगा के पहले से ही कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेसेस को डेवलप कैसे करते हैं, स्ट्रेसेस को जनरेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम दो मेथड का यूज़ करते हैं। एक होता है प्री टेंशनिंग, दूसरा होता है पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो प्री टेंशनिंग में हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसे करके, ये एक प्री स्ट्रेसिंग बेड है, इसमें हमने एक वायर लगा दिया, इसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। टेंडन्स जो होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ द स्ट्रैंड्स। अब स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स जो होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ द वायर्स। मीन्स हमने क्या किया है, कुछ वायर्स लेके उनकी एक रस्सी सी बना दी है, वही हमारा टेंडन कहलाता है। तो हमने कहा यहाँ पे हमने एक टेंडन बना दिया है, टेंडन, ये जो टेंडन है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, फिक्स कर दिया दोनों एंड्स पे। अब हम क्या करेंगे, इस टेंडन को हम खींचेंगे, ठीक है। हमने खींच के टाइट करके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, टेंडन को खींच के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है।
तो हमने टेंडन को खींचा और उसके बाद इस टेंडन पे ही हमने कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है। तो जब कंक्रीटिंग हमारी डन हो गई, जब वो सूख गई, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो टेंडन्स थे इनको यहाँ से कट कर दिया। तो जब ये यहाँ से हम कट करेंगे तो इनके अंदर जो भी टेंसाइल फोर्सेस लग रहे थे वो फोर्सेस, ठीक है, जो वो स्ट्रैंड्स होंगे ना, वो क्योंकि स्ट्रैंड्स जो हैं, जो हमारे टेंडेंस हैं, वो इलास्टिक नेचर के हैं, ठीक है। तो वो अपने जब हम यहाँ पर से कट करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़े से कंप्रेस होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ लोड्स आ जाएंगे, हमारे कंक्रीट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगे एक्सटर्नली, ठीक है। तो इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, हमारी जो कंक्रीट है वो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे इन फोर्सेस की वजह से जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं तो हमारी जो हमारी जो भी कंक्रीट होती है वो हमारी सेफ़ हो जाती है अदर फोर्सेस को लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें पहले से ही कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। पोस्ट टेंशनिंग में क्या रहता है, पोस्ट टेंशनिंग में आप एक कंक्रीट का ब्लॉक लेते हो और इसमें एक डक्ट आप बना के छोड़ देते हो पहले से ही। ये एक डक्ट हम बना के छोड़ देते हैं और इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं और कंक्रीट हमारी ड्राई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आफ्टर दैट हम एक जो टेंडन है वो इसमें डाल देते हैं। ये टेंडन डाल के इसको हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से इसको खींच के टाइट करके इसको हम लोग टेंडन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें वायर डाल के इसको टाइट कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा हमारे जो भी कंक्रीट है और उसकी वजह से कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ठीक है। इसी तरह से होते हैं। अब हम इसका रीजनिंग देख लेते हैं कि हमने क्यों प्री स्ट्रेसिंग करी, ठीक है। उसको अगर हम देखें, जैसे कि जब हम प्री स्ट्रेसिंग नहीं कर रहे थे, अगर हमारा ये बीम है, सो वाई वी डू प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है। तो अगर हमारा ये बीम है, इसके ऊपर यूडीएल आ रहा है, ठीक, हमें पता है जब हम इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनता है बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ऐसे करके बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं और ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं, मींस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज़ द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं और ऊपर जो होते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं। तो हम इसको सिग्मा सी बोल सकते हैं और इसको सिग्मा टी बोल सकते हैं। तो आउटर फैब्रिक है हमारा, उस पर सिग्मा सी कितना है, सिग्मा सी है m/i/y, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं m/z। ऐसे ही सिग्मा टी है आपका m/z। सिमिलरली तो ये जो सिग्मा टी है इसकी वैल्यू, अगर आपकी कंक्रीट को आपको क्रैक से बचाना है, फेलियर से बचाना है, तो ये जो सिग्मा टी की वैल्यू है वो आपकी FCR से कम रहनी चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड बी लेस देन FCR। FCR क्या होता है आपका, क्रैकिंग स्ट्रेसेस, जो आपने देखा था, द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये जो वो कंक्रीट होती है कि जब आपका स्ट्रेस FCR के बराबर रहता है तो क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो FCR से कम होना चाहिए, जिसकी वैल्यू हमने देख ली थी 0.7 √ होती है। ऐसे कम, इफ़ सिग्मा टी इज़ मोर देन FCR, तब क्या हो जाएगा, तब क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो सिग्मा टी है उसको FCR से कम रखना है, ताकि FCR से वो मतलब क्रैक्स ना आए हमारे कंक्रीटिंग में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं, ऐसे लोड्स लगाते हैं कंक्रीट पे कि ये जो सिग्मा टी की वैल्यू आ रही है वो FCR तक ना पहुंच पाए, ठीक है। उसके लिए अगर हम एक काम करें, हम अपनी कंक्रीट को इसके ऊपर ये ऐसे करके लोड लग रहे थे, ठीक है, ये इसका सेंटर लाइन है हमारे बीम का, ठीक है। इस पे मैं अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं ऐसे करके,
ठीक है, ये P हमने एक्सटर्नल लोड लगा दिया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, हमें पता है क्योंकि ये जो P है ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, ठीक है। इस लोड की वजह से जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे थे वो कुछ इस तरह से आ रहे थे, ठीक। ये सिग्मा C था आपका, ये सिग्मा T था। बट ये जो लोड होगा, क्योंकि ये सेंटर लाइन पे लग रहा है, तो ये लोड आपके पूरे ही जितने जो सेक्शन है उस पर इक्वली लगेगा। पूरे सेक्शन पे कांस्टेंट लोड आएगा, उसकी वजह से कांस्टेंट स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। तो इस लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कंप्रेसिव आएंगे और पूरे ही सेक्शन पे सेम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे आपके, ठीक है। जो कि हम बोल सकते हैं इसको P/A, बिकॉज स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे पास फोर्स है P और एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेसेस आ जाएगा। सो हम यहाँ पे अगर हम सिग्मा C लिखते हैं अब, तो कितना रहेगा सिग्मा C? सिग्मा C हमारा हो जाएगा M/Z प्लस P/A, ठीक है। अच्छा, जो प्री स्ट्रेसिंग होती है उसमें हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे, ठीक है, कंप्रेसिव जो फोर्सेस आएंगे आपके, उनको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, कंप्रेसिव फोर्सेस को, ठीक है। तो इसमें ये मान के चलते हैं कि जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे और टेंसाइल वो हमारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो टेंसाइल को हम नेगेटिव मान के चलते हैं, तो इसीलिए जहाँ पे भी अगर हम टेंसाइल फोर्सेस लिखेंगे तो उनको हम नेगेटिव मानेंगे, ओके। तो जब भी हमने सिग्मा C लिखा, क्योंकि M/Z भी कंप्रेसिव है, P/A भी कंप्रेसिव है, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव में आ गए। ऐसे ही हम सिमिलरली सिग्मा T जब लिखेंगे तो सिग्मा T में जो हमारा जो सिग्मा T में जो M/Z है वो क्या है, टेंसाइल है, बट P/A क्या है, वो कंप्रेसिव है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से देख रहे हैं कि जो सिग्मा T की वैल्यू है वो कुछ कम हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे आपको समझ में आएगा ये, हम ये कह दें अगर कि पहले जो M/Z की वैल्यू थी वो 10 थी सपोज़, ठीक है, और जो P/A की वैल्यू आई वो 8 आई, सपोज़ ऐसे आई, ठीक है। तो अब हम सिग्मा C जब निकालेंगे तो 10 + 8 ये तो 18 आएगा, बट जो सिग्मा T आएगा वो आ जाएगा आपका -10 + 8 विच इज़ -2, ठीक है। और हमारे FCR की वैल्यू सपोज़ हमने मान ली कि 4 है, ठीक है। FCR भी एक टेंसाइल स्ट्रेस है, तो इसको भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं, तो नेगेटिव में ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये सिग्मा T की जो वैल्यू है वो हमारी -4 है, ठीक है। और उससे पहले कितनी आ रही थी, -10 आ रही थी, जो कि ज़्यादा थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू पहले क्या थी, पहले हमारे सिग्मा T की वैल्यू आ रही थी -10, जो कि हमारे FCR से ज़्यादा थी, क्रैक्स दे रही थी। बट जैसे ही हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल लोड लगाया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सिग्मा T की जो वैल्यू थी वो कम हो गई, ठीक है। ये -4 था, अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, ठीक। तो ये वैल्यू क्या हो गया, हमारी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो भी कंक्रीट थी वो सेफ़ हो गई क्रैक्स में। तो इसी तरह से हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हों और हमारी कंक्रीट को क्रैक्स से सेव कर दें, या जो भी अदर फैक्टर्स हैं जिससे हमारी कंक्रीट फेल हो सकती है उनसे हमारी कंक्रीटिंग को इस वजह से हम ये प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो कंक्रीट है वो सेफ़ हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको प्री स्ट्रेसिंग जो प्रोसेस है वो हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी ये जो प्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो टेंडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ये माना जाता है कि उसको अगर हम बेंडिंग मोमेंट हमारे स्ट्रक्चर का आता है उसके फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से लोड आएगा तो हम जब भी हमारा जो प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ये हमारी सेंट्रल लाइन है और जो टेंडेंस हमें प्रोवाइड करने हैं तो इन टेंडेंस को हम लोग ये इस फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस शेप इज़ ट्रेपेजॉइडल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट इज़ मोर डिज़ायरेबल इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू। तो प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट आप किस में करोगे ज़्यादा,
एक्सटर्नल फ्लूइड, अगर कोई सिलेंड्रिकल पाइप है और उसमें एक्सटर्नल फ्लूइड लगा उसमें करोगे एक्सटर्नल फ्लूइड, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर इक्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो अगर कोई कंक्रीट है, हमारा कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, सपोज ये इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर जब भी एक्सटर्नल फ्लूइड्स रहेंगे, इस तरह से एक्सटर्नल फ्लूइड्स लगेंगे, तो क्या होगा कि ये इस सिलेंडर को कंप्रेस करना चाहेंगे, और हमें पता है कि जो कंक्रीट है कंप्रेशन में अच्छी है, तो वो इसको तो ले लेगा, ठीक है। बट अगर हम कहें कि यही हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर ऐसे करके फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके अंदर स्ट्रेसेस लगाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके इसके ऊपर स्ट्रेसेस लगाएगा, इसकी इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो सिलेंडर है उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है, उसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है। एंड वी नो कि जो कंक्रीट होती है इट इज़ वीक इन टेंशन, तो ये वीक होती है टेंशन में, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेसेस इस वाले पोर्शन में ज़्यादा लगाएंगे, इस वाले पोर्शन में हमें प्री स्ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस आ रहे हैं और उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पहले से ही हमारे स्ट्रक्चर में जनरेट करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट डिज़ायरेबल जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट में हमारी एनालिसिस बेस्ड होती है, ठीक है। तो जो एनालिसिस होती है हमारी, क्योंकि हमें पता है कि हम प्री स्ट्रेसिंग में क्या कर रहे हैं, जो एक एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसके साथ साथ हमारा एक लोड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, पी लोड, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट लोड है और एक डायरेक्ट लोड आ रहा है, और एक जब हम, और एक्चुअल में जो हम टेंडेंट्स प्रोवाइड करते हैं दे आर प्रोवाइडेड नॉट ऑन द सेंटर लाइन, ठीक है, ये सेंटर लाइन पे प्रोवाइड ना करके हम इसको प्रोवाइड करते हैं कुछ डिस्टेंस पर, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि हम टेंडेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे सेंटर लाइन पे, जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल लोड लग रहा था लाइक दिस, बट एक्चुअल में हम कुछ सेंट्रिसिटी पे इसको प्रोवाइड करते हैं, लाइक ये हमारा ई है, तो यहाँ हम टेंडेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अब इस ई की वजह से क्या होगा कि कुछ मोमेंट, जैसे कि यहाँ पे पी लोड लग रहा है, ठीक है, तो जब ये सेंटर लाइन से हमारी ई डिस्टेंस पे लगेगा तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ मोमेंट भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक मोमेंट P इंटू ई भी आएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो मोमेंट है ये हमारे बीम को हॉक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मोमेंट आएगा P इंटू ई। तो जब भी हम बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें हम ये सारे ही फोर्सेस को कंसिडर करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो बेंडिंग इक्वेशन, जैसे कि ये टॉप फाइबर हो गई हमारी, अब दिस इज़ द बॉटम फाइबर, तो टॉप फाइबर में हमारी क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और बॉटम में हमारा क्या आ रहा है, अब कंप्रेशन। बट जब हम नॉर्मली देखें तो बीम में जब एक्सटर्नल फोर्सेज आ रहे थे तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इस तरह से हो रहा था, ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। अगर कोई एक्सटर्नल लोड है उसकी वजह से मोमेंट आ रहा है तो यहाँ पे आपका टेंशन आएगा और इधर कंप्रेशन आएगा। तो अब जो हम इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम टॉप फाइबर के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो टॉप फाइबर के लिए हमारी इक्वेशन हो जाती थी M/Z प्लस P/A माइनस P इंटू E/Z, क्योंकि इसकी वजह से भी एक आएगा, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेसेस आ जाएंगे। और बॉटम पे माइनस M/Z एंड प्लस P इंटू E/Z। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक डायरेक्ट लोड की वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है और एक बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से भी लोड आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कंबाइंड स्ट्रेसेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। सो प्री स्ट्रेसिंग के एनालिसिस में हम दोनों ही लोड्स को कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट लोड भी रहता है और कंबाइंड लोड भी, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। Now next question, is the type of concrete in which internal stresses are intentionally induced in a planned manner such that the stresses resulting from the superimposed loads gets counteracted to the desired। और इसका दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि a concrete in which internal stresses are induced by a planned manner
इंटरनल स्ट्रेसेस आप इंड्यूस कर रहे हो प्लान मैनर से, तो हमें पता है इट इज़ अ प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेसिंग में ही हम करते हैं कि इंटरनल स्ट्रेसेस को डेवलप करते हैं इंटेंशनली, ताकि जब उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड्स की वजह से स्ट्रेसेस आए तो वो उसको काउंटर बैलेंस कर ले। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स रिक्वायरिंग वेरी लार्ज फोर्सेस द टेंडेंस प्रेफर्ड। तो कौन से टेंडेंस आप प्रेफर करोगे? थ्रेड्स, वायर्स, स्ट्रैंड्स, वायर्स। तो हमें पता है कि अभी हमने आपको बताया था कि जो टेंडेंस हम लोग यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में, तो दीज टेंडेंस दे आर द ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो स्ट्रैंड्स के ग्रुप्स होते हैं ये, उनको हम लोग प्रेफर करते हैं इसमें, इस वजह से हमारा ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड स्पेसिफाइड फॉर पोस्ट टेंशन कंक्रीट इज़। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट टेंशनिंग के लिए जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग के लिए, ये हमारा M30 होता है। ठीक है, और प्री टेंशनिंग के लिए ये हमारा M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं। सो हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग लेते हैं इस केस में, क्योंकि स्ट्रेसेस आते हैं, लॉसेस से बचाता है हमको, इस वजह से हम लोग हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्री टेंशनिंग में M40 रहेगा, पोस्ट टेंशनिंग में आपका M30 रहेगा। हमसे पूछा क्या है? ठीक है, सो द मिनिमम ग्रेड स्पेसिफाइड फॉर पोस्ट टेंशन कंक्रीट, पोस्ट टेंशन के लिए M30। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस। तो ये जो क्वेश्चन है ना ग्रेड का, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि आप सच हाई, जैसे कि M30 में आप 30 ले रहे हो, सॉरी पोस्ट टेंशनिंग में आप M30 ले रहे हो, प्री टेंशनिंग में आप M40 ले रहे हो, ऐसा ले क्यों रहे हो? ठीक, तो इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, कि प्री टेंशनिंग में हमने इतना हाई ग्रेड ऑफ इसलिए लिया क्योंकि प्री टेंशनिंग में हमें क्या चाहिए होती है? हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्री टेंशनिंग में हम क्या करते हैं? वायर हम पहले से लगा देते हैं और उसमें एक टेंशन डेवलप कर देते हैं यहाँ से उसको टाइट करके। ठीक, फिर उसमें कंक्रीटिंग करते हैं, बाद में कंक्रीटिंग होती है, हमारी कंक्रीटिंग हो जाती है। ठीक है, सो आप ये जब कंक्रीटिंग हो जाती है, जब ये बॉन्ड डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही तो हम वायर्स को कट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है प्री टेंशनिंग में, इसलिए बॉन्ड और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ नीडेड, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ नीडेड। सो इसी के लिए हमको हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए है। ठीक है, बट इन पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है? बॉन्डिंग की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पोस्ट टेंशनिंग में हमें जो बियरिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनसे बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि एंड्स पे क्या होता है, जब भी हम पोस्ट टेंशनिंग करते हैं तो हम लोग पहले से डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो वायर रहता है वो बाद में डलता है, बाद में हम उसको जो है वो खींचते हैं और फिर उसको कट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेसेस मेन कॉज होते हैं इसमें, और उनकी वजह से जो बियरिंग स्ट्रेसेस आते हैं एंड्स पे बियरिंग स्ट्रेसेस आते हैं, और उन एंड्स पे जो बियरिंग स्ट्रेसेस होते हैं उनकी वजह से कुछ लॉसेस आते हैं हमारे सेक्शन में। सो उन लॉसेस को बैलेंस करने के लिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स इट इज़ एडवाइज्ड टू यूज्ड। जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो क्या यूज़ करें? लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो हमारे लिए कंक्रीट भी हाई स्ट्रेंथ की होनी चाहिए और जो स्टील है वो भी हाई स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज स्टील में भी, क्योंकि मेन जो हम जब उसको खींच रहे हैं, जो टेंशन दे रहे हैं वो हम स्टील में दे रहे हैं, तो स्टील भी अच्छी क्वालिटी की हमारी होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, और कंक्रीट भी। तो दोनों ही केसेस हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्री टेंशनिंग सिस्टम। सो प्री टेंशनिंग के लिए M40 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 1343 1980 फॉर प्री टेंशन वर्क एंड पोस्ट टेंशन वर्क मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट शुड बी। तो मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्री टेंशन कंक्रीट मीन्स आपसे क्या पूछा है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारी ग्रेड ही तो होती है। अगर हम M30 लिख रहे हैं तो 30 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
ठीक है। और एम हमारा क्या होता है इसमें, एम हमारा मिक्स होता है। तो इसीलिए अगर हम प्री टेंशन वर्क की बात करें तो हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है 40 मेगा पास्कल एंड पोस्ट टेंशन के लिए 30 मेगा पास्कल। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज़ नियरली। सो प्री स्ट्रेसिंग के लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेस हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। सो प्री स्ट्रेसिंग के लिए जो भी हम स्टील यूज़ करते हैं उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है, सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इट इज़ मोर देन 1200 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब स्टील यूज़ करते हैं उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ 1200 न्यूटन पर mm से ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि जो लॉसेस हो रहे हैं ना यहाँ पे, जो लॉसेस हैं वही हमारे 200 से 250 न्यूटन पर mm तक चले जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो देनी ही है कि अगर इस टाइप के इतने लॉसेस आ भी जाएं हमारी स्टील में तो हमारा जो स्टील है वो सेफ़ रहे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा 1500 न्यूटन पर mm², ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ। तो अभी यही देखा मैंने कि मिनिमम हमारा कितना ग्रेड होगा, मिनिमम जो ग्रेड रहेगा वो हमारा रहेगा M30। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी आपकी वो रहेगी 30 न्यूटन पर mm², जिसको हम 300 kg पर cm² भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम एम्प्लॉय हाई टेंसाइल बार्स विद थ्रेड्स एट एंड्स। हाई टेंसाइल बार्स एंड होती हैं, मतलब अभी हमने देखा कि हम प्री स्ट्रेसिंग में क्या यूज़ कर रहे थे, वी वर यूजिंग दी टेंडन्स, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग टेंडन्स यूज़ कर रहे थे, टेंडन्स यूज़ कर रहे थे हम लोग। एंड दीज टेंडन्स, एक सेकेंड, ठीक है, हम लोग टेंडन्स यूज़ कर रहे थे। बट ये जो टेंडन्स थे ये हमारे किसके बने हुए थे, स्ट्रैंड्स के थे बने हुए, ठीक है। मीन्स स्ट्रैंड्स भी एक कॉम्बिनेशन ही होता है वायर का, तो इस तरह से बने हुए होते हैं एक रस्सी की शेप में, ऐसे 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 करके कि अगर हम एक स्ट्रैंड इस तरह से लें, ये हमारा स्ट्रैंड है तो इस पर ये ऐसे करके, ठीक है, जैसे रस्सी होती है ना उस तरह से हमारे ये स्ट्रैंड्स, ये हमारा टेंडन होता है, ठीक है। बट जो एक और सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं वो लोग, टेंडन का यूज़ ना करके एक रॉड यूज़ करते हैं, सिंपल रॉड यूज़ करते हैं और उसके एंड्स पे थ्रेडिंग दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सिंपल रॉड है और उसके एंड्स पे आपने ऐसे थ्रेडिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारी है रॉड, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड होता है, ये होता है हमारे पास ली मैकॉल सिस्टम। ली मैकॉल सिस्टम में ही हम लोग रॉड का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टेंडन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फॉर मास प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री इज़। सो मास प्रोडक्शन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड पूछ रहा है, फ्रेसिनेट मेथड हो गया, लॉन्ग लाइन मेथड, मैग्नल ब्लैटॉन मेथड और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए, जो मास प्रोडक्शन हमें करना है उसके लिए हमारा प्री स्ट्रेसिंग मेथड बहुत अच्छा होता है। जो प्री टेंशनिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा प्री स्ट्रेसिंग बेड लेते हैं और उसमें हम टेंडन्स को अप्लाई कर देते हैं, ऐसे करके हमने टेंडन्स को फिक्स कर दिया, ठीक। और फिर हम 1 बाय 1 अलग अलग सेक्शंस को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके लगा देते हैं। और फिर जब हम ये हमारा जब हार्ड हो जाता है, जब बॉन्ड हो जाता है कंक्रीट और उसमें, तो हम यहाँ से अलग अलग इनको कट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सेक्शंस, एक ही बार में बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेक्शंस को हम प्री स्ट्रेस कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो ये मेथड हमारा कौन सा मेथड होता है, सो ये मेथड हमारा लॉन्ग लाइन मेथड है,
जिसमें कि हम मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस को एक ही बार में प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। जनरली जो है स्लीपर्स, जो रेलवे के आपने स्लीपर्स वगैरह देखे होंगे, उसको भी इसी मेथड से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। सो लॉन्ग लाइन मेथड आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका ये जो फ्रेसिनेट मेथड है या जो फिर ये मैग्नल बिलेटॉन मेथड है, ये जो यूज़ किया जाता है ये आपका पोस्ट टेंशनिंग में के लिए ही यूज़ किया जाता है ये मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर प्री टेंशनिंग। सो प्री टेंशनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हमने देखा अभी लॉन्ग लाइन मेथड यूज़ करते हैं प्री टेंशनिंग के लिए। तो और इस मेथड का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग होयर्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जो इस प्रोसेस होता है उसको होयर्स प्रोसेस कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम होयर्स लॉन्ग लाइन सिस्टम भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। तो लॉसेस की बात करें तो लॉसेस बहुत सारे होते हैं। जब हम प्री स्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो लॉसेस काफ़ी जनरेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉसेस की बात करोगे, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए लॉसेस की बात करेंगे तो लॉसेस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है इमीडिएट लॉस, ठीक है, और एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट लॉस। ठीक, तो जो इमीडिएट लॉस होते हैं वो आपके हो जाते हैं लाइक इलास्टिक शॉर्टनिंग एंड फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस आते हैं। सो फ्रिक्शन लॉसेस एंड आपके एनकरेज लॉसेस, ठीक है। सो ये आपके ये हमारे इमीडिएट लॉसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं उसी टाइम डेवलप होते हैं, बट टाइम के साथ जो स्ट्रेस जो हमारे लॉसेस डेवलप होते हैं वो हो जाते हैं आपके श्रिंकेज लॉस, क्रीप की वजह से लॉसेस होते हैं, ठीक है। और एक आपका हो जाता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इमीडिएट लॉस कौन से और कौन से टाइम डिपेंडेंट लॉसेस कौन से हैं, ठीक है। तो इनमें से ये जो भी लॉसेस होते हैं इनमें से जो आपका फ्रिक्शन लॉस है और जो एनकरेज लॉस है ये सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट टेंशनिंग में होता है, प्री टेंशनिंग में नहीं होते हैं ये लॉसेस, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि दीज टू लॉसेस ओनली अकर इन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से कि ओनली अकर इन पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो अगर हम इसको देख भी लें कि किस तरह से होता है, अगर मैं फ्रिक्शन लॉस की बात करूं, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन लॉस होता है ये आपका प्री टेंशनिंग में ये अकर नहीं करता, ठीक है। सिर्फ ओनली पोस्ट टेंशनिंग में होता है। ये कैसे होता है ये हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसका, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो जैसे कि आपने क्या किया था पोस्ट टेंशनिंग में, आपने एक डक्ट बना लिया था, कंक्रीटिंग आपने कर दी थी, ठीक है। उसके बाद आपने एक वायर डाल दिया था इसमें, ये आपका टेंडन आपने डाल दिया, ठीक है। तो जब आपने ये टेंडन डाला, सॉरी यहाँ पे हम सेंटर पे नहीं डालते टेंडन्स को हमेशा एक जो प्रेफरेबल मेथड है टेंडेंस डालने का वो है कि आप एक सेंट्रिसिटी पे डालो ताकि आपको एक एक्स्ट्रा मोमेंट मिल जाए जिसकी वजह से आपका जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो और कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सेंटर लाइन है और यहाँ पे हम टेंडेंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो जब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाद में हमने टेंडेंस डाले हैं, पोस्ट टेंशन की बात हो रही है, तो ये यहाँ से हम इसको खींचेंगे और यहाँ से खींचेंगे। तो जब ये हम इसको खींचेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो क्रिएट हो ही गया है अभी इसमें कंक्रीट और वायर में, तो ये क्या होगा यहाँ पे ऐसे करके इधर से और इधर ये हमारे कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस
स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, एंड जो कि होगा फ्रिक्शन स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन स्ट्रेस डेवलप करेगा जब इस तरह से यहाँ पे ये टेंसाइल स्ट्रेसेस से इसको हम खींचेंगे तो, ठीक है। तो यही हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग में यही मेथड होता है इस तरह से। और अगर हम जैसे कि अभी तो हमने इसको स्ट्रेट डाला है, अगर हम टेंडन को स्ट्रेट ना डाल के बैंड फॉर्म में डाल दें, ठीक है, बैंड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अभी हमने देखा था कि बैंड फॉर्म में भी डाले जाते हैं टेंडन्स। तो बैंड फॉर्म में अगर हम टेंडन्स को डाल रहे हैं, या फिर हम इसको, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह से, ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म में डाल रहे हैं। तो पैराबोलिक फॉर्म में अगर हम डाल रहे हैं अपने टेंडेंस को, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, या जो लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं वॉबल इफ़ेक्ट, ठीक है, वॉबल इफ़ेक्ट बोल दो या वॉबलिंग इफ़ेक्ट इसको हम कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम फ्रिक्शन लॉसेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि जो फ्रिक्शन लॉस है और जो एनकरेज लॉस है, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में होते हैं, प्री टेंशनिंग में नहीं होते। तो ऑप्शन हमें क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्री टेंशनिंग में अकर कर रहे हैं, पोस्ट टेंशनिंग में अकर नहीं कर रहे हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, पोस्ट टेंशनिंग में तो सारे ही होते हैं, इलास्टिक शॉर्टिंग भी रहती है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट भी आता है, आपका क्रीप ऑफ कंक्रीट भी आता है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन भी आता है। तो मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे वो ये पूछना चाह रहा होगा कि प्री टेंशनिंग में अकर कर नहीं करता, पोस्ट टेंशनिंग में अकर करता। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये कुछ गड़बड़ सा ही है, बिकॉज पोस्ट टेंशनिंग तो सारे आते हैं। ऐसे कि अगर इलास्टिक शॉर्टनिंग की बात करें तो इलास्टिक शॉर्टनिंग हमारे प्री टेंशनिंग में आता है, ठीक है, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में भी आता है। पोस्ट टेंशनिंग में तब नहीं आता जब हम लोग एक साथ, मतलब कि एक ही वायर है। पोस्ट टेंशनिंग में इसके केसेस हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग के, कि अगर हम सिर्फ एक ही वायर को ठीक है खींच के और उसको कर रहे हैं तब तो नहीं आएगा इलास्टिक शॉर्टनिंग, ठीक है। बट अगर हम नंबर ऑफ़ वायर्स यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ टेंडेंस यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग उनको जो है उनको टेंसाइल स्ट्रेसेस दे रहे हैं, तो फिर उसमें भी आता है पोस्ट टेंशनिंग में। तो इसलिए ऑप्शन आपका लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, बट ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये सही है बिल्कुल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू लॉस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो अभी हमने लॉस देख लीजिए कि कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, हमारी इमीडिएट लॉसेस होते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट लॉसेस होते हैं। अब इन लॉसेस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस होता है, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉस होता है ये हमारा होता है FC/M, जहाँ पे M आपका मॉडुलर रेशियो होता है जो कि होता है ES/EC के बराबर, ठीक है। और FC आप जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो, एंड इट इज़ अ स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ टेंडेंस, ठीक है। तो टेंडेंस के लेवल पे जो स्ट्रेस है वो आप फाइंड करोगे और उसके बाद M से मल्टीप्लाई करके ये लॉस आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रेस रहता है, दूसरा जो लॉस होता है वो होता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सो ये लॉस होता है PL इक्वल्स टू P0 K इंटू एक्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, ये हो जाता है। एंड ये जो लॉस है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें हमने बोला था कि आपको जब हम बेंड केबल या फिर कर्वेचर वाला या फिर पैराबोलिक केबल जब हम यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वॉबल का इफेक्ट भी आता है, ठीक है। सो वॉबलिंग फैक्टर भी आता है। तो यहाँ पे ये जो KX होता है, जो K होता है ये लेंथ का इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ लेंथ, एंड दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ये दो टर्म्स आ जाती हैं आपकी,
ठीक है। यहाँ पे जो के होता है, जो आप पी एल इजिकल्स टू आप लिख रहे हो पी नॉट इंटू के इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे जो आपका के है इसकी वैल्यू आपकी रहती है 0.0015 से 0.0050, ठीक है। और इसको हम लोग वॉबल करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, वॉबल करेक्शन फैक्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। और जो x है वो आप ले लेते हो x इजिकल्स टू एल। जब हमारी जो जैकिंग होती है, जैकिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक, जब आप एक एंड से जैकिंग करते हो तब आप x इक्वल्स टू एल ले लेते हो, और x इक्वल्स टू एल बाई 2 लेते हो जब आपकी जो जैकिंग होती है, जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या रहता है x की वैल्यू, बाकी म्यू आपको पता है, ये तो आपका म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको आप इस केस में जनरली 0.3 ले लेते हो, एंड अल्फा इज़ अ ग्रेडियंट, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप 8h/L ले लोगे। जैकिंग अगर वन डायरेक्शन में है, जैकिंग इन वन डायरेक्शन या वन साइड बोल सकते हैं, एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4h/L व्हेन द जैकिंग इन बोथ साइड्स, ठीक है। सो इस तरह से आपका अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है। तो ये आपका लॉस हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा देख लेते हैं लॉस हम, लॉस ड्यू टू एनकरेज, ठीक है। तो एनकरेज की वजह से जो लॉस रहता है, वो जो एनकरेज की वजह से लॉस होता है वो ऐसा होता है पी एल इज इक्वल्स टू डेल एल बाई एल इंटू ई इंटू एस, ठीक है। चौथा लॉस देख लेते हैं, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। सो वी नो कि जो श्रिंकेज आता है हमारा प्री टेंशनिंग में, जो श्रिंकेज रहता है फॉर प्री टेंशनिंग, ठीक है, फ्री टेंशनिंग के लिए जो आपका श्रिंकेज स्ट्रेन है, श्रिंकेज की वजह से जो प्री टेंशनिंग में स्ट्रेन का लॉस आता है वो आपका आ जाता है 3 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसी से आप स्ट्रेस में भी लॉस निकाल लोगे, ई एल इंटू ई एप्सिलॉन एल इंटू ई एस इसको करके, ठीक है। तो आप जब इसको करोगे 10⁻⁻⁴ और ई एस आपका होता है 2 × 10⁵, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस में लॉस आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 60 MPa, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉस आ जाता है। और अगर आप पोस्ट टेंशनिंग की बात करोगे, सो पोस्ट टेंशनिंग में जो आपका स्ट्रेन का लॉस रहता है श्रिंकेज की वजह से, वो होता है 2 × 10⁻⁴ अपॉन log t+2, ठीक है। ये इस तरह से होता है। टी जो होती है वो एज ऑफ कॉन्क्रीट होती है, तो यहाँ से लॉस इन स्ट्रेस आपका आ जाएगा 40 अपॉन log t+2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं लॉसेस के, ठीक है। और प्री टेंशनिंग में आपको याद रखना है कि ये 60 MPa होता है, पोस्ट टेंशनिंग में आपका 40 अपॉन log t+2 होता है, ठीक है। अब और कौन सा लॉस बचा, एक आपका लॉस बच गया है लॉस ड्यू टू क्रीप। सो क्रीप की वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी एल इज इक्वल्स टू एम इंटू एफ सी इंटू थीटा, ठीक है। थीटा जो है ये हमारा क्रीप कोफिशिएंट है, ठीक। तो इसको भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू आपको पता होगी, 7 डेज़ के लिए 2.2 होती है, और 28 डेज़ के लिए इट्स 1.6, एंड 1 ईयर के लिए इट इज़ 1.1, ठीक है। बाकी फिफ्थ एक और लास्ट जो लॉस आपका बचा है, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है कि जब आप टेंडन जब डालते हो तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और ऐसे करके ये इस तरह से बेंड हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका रिलैक्सेशन ऑफ स्टील बोला जाता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लॉस आता है उसको हम मान के चलते हैं कि दिस लॉस इज़ 1 to 3% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस, ठीक है। जो आपका इनिशियल प्री स्ट्रेस लगा है
उसका 1 to 3% आप ले लेते हो। तो जो PL आपका आ जाएगा वो, अगर आपने 3% लिया सपोज़, तो 3/100 इंटू P0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके लॉस निकाल लेते हो। ये आपके लॉसेस हो जाते हैं। ठीक, सो ये आप याद रख लीजिएगा कि किसको, कौन से लॉस को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये आपका फ्रिक्शन लॉस है, एंड दिस इज़ योर लॉस ड्यू टू एनकरेज। ठीक है, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, दीज आर डिफरेंट, एंड लॉस ड्यू टू क्रीप। ठीक है, एंड लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तो ये आपके लॉसेस हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू लॉस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो वो श्रिंकेज की वजह से जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस है वो किसका प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि जो हमारा लॉस होता है श्रिंकेज में, ठीक है, जो श्रिंकेज में जो लॉस होता है वो हमने देखा कि स्ट्रेन, और हम लोग स्ट्रेन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो स्ट्रेन हमें पता था, इसको हमने ES विच इज़ अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इससे मल्टीप्लाई किया है तो हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट आपको पता है कि इतना स्ट्रेन आया, उसको आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन अ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर। तो लॉन्ग टर्म लॉसेस जो हैं वो हमें पता है कौन से होते हैं। लॉन्ग टर्म लॉसेस श्रिंकेज, क्रीप एंड द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ये आपके लॉन्ग टर्म लॉसेस होते हैं। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग ये नहीं होता है, फ्रिक्शन भी नहीं होता है, एनकरेज स्लिप भी नहीं होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन इज अ लॉन्ग टर्म लॉस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अकर ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो अभी देखा हमने कि जो पोस्ट टेंशनिंग में ये कह रहे हैं कि कौन से लॉसेस सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में होते हैं। तो अभी हमने देखा था ना कि जो हमारे पास लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है एंड लॉस ड्यू टू एनकरेज है, ये पोस्ट टेंशनिंग प्री टेंशनिंग में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में होता है। तो इसीलिए लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली इट टेक्स प्लेस इन पोस्ट टेंशनिंग, बिकॉज ये प्री टेंशनिंग में नहीं होता। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन और जो मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन था जो हम कह रहे थे कि ये गलत है, उसमें आप डिफरेंस देख लो तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो क्वेश्चन गलत क्यों है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, तो प्री टेंशनिंग में तो भाई इलास्टिक शॉर्टनिंग भी होती है प्री टेंशनिंग में, है ना। प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है। सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो प्री टेंशनिंग में नहीं होते हैं, प्री टेंशनिंग में नहीं होते हैं। बाकी प्री टेंशनिंग में ये कह रहा है कि सिर्फ प्री टेंशनिंग में होते हैं, मतलब पोस्ट टेंशनिंग नहीं होती। तो पोस्ट टेंशनिंग तो सब में होती है, प्री टेंशनिंग दो चीज़ों में नहीं होती है। ठीक है, वहीं इस क्वेश्चन को इसने अब यहाँ पे सही तरीके से पूछा है कि कौन से ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्री टेंशनिंग होती है, ओनली पोस्ट टेंशनिंग होती है। तो पोस्ट टेंशनिंग आप कह सकते हो कि सिर्फ होती है, तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग जो है वो इसमें सिर्फ पोस्ट टेंशन होती है क्योंकि इसमें प्री टेंशनिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, फॉर अ लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट द श्रिंकेज स्ट्रेन वैल्यू फॉर प्री टेंशन एलिमेंट। सो प्री टेंशन एलिमेंट के लिए हमने कितना लिया श्रिंकेज स्ट्रेन, तो श्रिंकेज स्ट्रेन हमारा रहेगा इट इज़ 0.0003। ठीक है, ये आपका श्रिंकेज स्ट्रेन है और ये किसके केस में है, ये है प्री टेंशनिंग के केस में, प्री टेंशन। ठीक है, पोस्ट टेंशन में यही वैल्यू, अगर आप पोस्ट टेंशन की बात करोगे तो आपका जो श्रिंकेज स्ट्रेन है इसकी वैल्यू आपको जाएगी 0.0002 डिवाइडेड बाई log t+2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज लीस्ट इन। इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट की वजह से जो लॉस हो रहा है वो लीस्ट कब होगा।
ठीक है। देखो देखो लॉस जो होता है वो प्री टेंशनिंग में, इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से प्री टेंशनिंग में तो पूरा ही पूरा होता है, जो कि हमने देखा कि PL=FC/M होता है। ठीक है, ये हमारा लॉस होता है ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं पोस्ट टेंशनिंग में। पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग इलास्टिक शॉर्टनिंग समझ लेते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या है कि ठीक है, तो पोस्ट टेंशनिंग में आपने क्या करा, कंक्रीट पहले कास्ट कर ली और बाद में आप यहाँ पे क्या ये टेंडन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेंडन प्रोवाइड करके आप उसको जो है वो खींच रहे हैं। तो जब आप बाद में इसको खींचोगे ना तो आपकी कंक्रीट क्योंकि हार्ड हो चुकी है तो अब वो श्रिंक नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ना ही उसमें उतना अच्छा बॉन्ड है कि वो इस तरह से वो शॉर्ट करे। ठीक है, बट अगर आपने नंबर ऑफ वायर्स डाले हैं, ठीक है, सिंगल वायर में तो कोई नहीं होगा। अगर सिंगल है, सिंगल टेंडन आपने प्रोवाइड किया है तो वहाँ पे जो आपका PL होगा वो ज़ीरो हो जाएगा सिंगल टेंडन के केस में। ठीक है, सिंगल टेंडन के केस में। बट आपने क्या करा है, ग्रुप ऑफ टेंडन्स डाले हैं। तो ग्रुप ऑफ टेंडन्स में क्या होता है, ठीक है, आपने क्या किया, एक टेंडन यहाँ डाला, एक टेंडन आपने यहाँ डाला। ठीक है, ऐसे ही आपने मल्टीपल टेंडन्स डाले हैं। ठीक, तो जब आप पहले वाले टेंडन को आपने क्या करा, खींचा। ठीक है, और इसको खींच के आपने इसमें स्ट्रेसेस डेवलप कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये दूसरे वाले को खींचा, मतलब साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो। ठीक है, आपने दूसरे वाले को खींचा। तो जब आप ये दूसरे वाले को खींचोगे, अब ये वायर का जो स्ट्रेन था वो आ गया उसमें पहले वाले वायर में। ठीक है, बट जब आप दूसरे वाले वायर को खींचोगे तो दूसरा वाला वायर जो है वो क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, जब आप काटोगे तो वो एक कंप्रेशन डेवलप करेगा हमारे वायर के अंदर। ठीक है, तो ये जो वायर होगा, ये वायर हमारा क्या करेगा, इस वाले वायर में इलास्टिक शॉर्टनिंग आएगी। ठीक है, कंक्रीट में शॉर्टिंग ना आके इलास्टिक शॉर्टनिंग इस वायर में आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ टेंडन्स होते हैं और अगर उन्हें 1 बाय 1 आप टेंशनिंग करोगे तब आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग मिलेगी। बट अगर इनको आपने साइमल्टेनियस, तो इसमें 2 केसेस होते हैं। अगर आपने 1 बाय 1 किया, ठीक है, तब आपका लॉस 0 के इक्वल नहीं होगा। बट अगर आपने साइमल्टेनियसली इसको किया, ठीक है, तब आपका 0 होगा। ठीक है, तो इसमें ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं कि अगर आप सिंगल टेंडन कर रहे हो, सिंगल टेंडन यूज़ करके आप टेंशनिंग कर रहे हैं, तब आपका लॉस 0 होगा। ग्रुप ऑफ टेंडन्स हैं बट आप उसको साइमल्टेनियसली अगर टेंशन कर रहे हो, उसमें टेंशनिंग दे रहे हो तो 0 होगा। बट अगर 1 बाय 1 दे रहे हो तो उसमें फिर लॉसेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लीस्ट लॉसेस कब आते हैं, तो लीस्ट लॉसेस तभी आएंगे जब आप 1 वायर की पोस्ट टेंशनिंग करोगे। प्री टेंशनिंग में तो आएगा ही आएगा, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं आएगा, 0 आएगा, तो मिनिमम मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रीप कोफिशिएंट फॉर 7 days इन लॉस ड्यू टू प्री स्ट्रेसेस। तो क्रीप कोफिशिएंट आपका कितना होता है, आपने देखा कि जो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो 7 days के लिए आपका 2.2 होता है। फॉर 28 days इसकी वैल्यू 1.6 हो जाती है एंड फॉर 1 year दिस वैल्यू इज़ 1.1। ये आपका थीटा हो गया एंड दिस इज़ एज। ठीक है, इस तरह से, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको दूसरा नाम क्या है, तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स को आप मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो। ठीक है, तो इसका आप नाम याद रखिए कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुली प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम रजिस्ट। तो अगर कोई कंक्रीट फुली प्री स्ट्रेस्ड है तो वो क्या रजिस्ट करेगी, ऑल द वर्टिकल लोड्स बाय प्री स्ट्रेस, लाइव लोड बाय प्री स्ट्रेस, पार्ट ऑफ लोड बाय प्री स्ट्रेस, नन ऑफ देम। तो जितने भी सारे उसके ऊपर लोड लगेंगे वो सारे ही लोड्स को रजिस्ट करेगी। ठीक है, इसीलिए प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो ऑल द लोड्स आर रजिस्टर्ड बाय द फुली प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a pre-stressed concrete beam of size 300 mm into 900 mm is pre-stressed with an initial pre-stressing force of 810 kN at an eccentricity of 360 mm at mid-span
स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेस अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्री स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक बीम है, ठीक है, ये दिस इज़ अ बीम, ये इसकी सेंटर लाइन है, या आप न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाया है इसेंट्रिसिटी पे, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल इसेंट्रिसिटी है आपको ई दे रखी है, जिसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 360 mm, ठीक है। और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है इसकी वैल्यू है 810 किलो न्यूटन, ठीक है। और जो आपका सेक्शन हो गया है, जो आपका सेक्शन है, आपको रेड से दिखाती हूँ उसको, तो जो आपका सेक्शन है उसकी बात करेंगे हम, तो वो है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये 300 है और ये 900, ये आपका सेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको टॉप फाइबर में और आपको स्ट्रेसेस बताए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेंशन है वो नेगेटिव लिया गया, कंप्रेशन पॉजिटिव, तो ये तो हम लेते ही हैं। तो ये हम देख रहे हैं ना कि जब हम, अगर हम इस सेक्शन की बात करें, ठीक है, एट मिड सेक्शन, अगर हम मिड सेक्शन की बात करें तो ये हमारा मिड सेक्शन है सपोज, ठीक है। तो इस मिड सेक्शन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स पी लग रहा है, ठीक है, और ये एक इसेंट्रिसिटी ई पे आ रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पी फोर्स की वजह से जब हम इसको सेंटर लाइन पे शिफ्ट करेंगे, जब भी हम इस लोड को सेंटर लाइन पे शिफ्ट करेंगे तो हम किस तरह से शिफ्ट करते हैं, एक ये लोड आता है पी, ठीक है, और इसके साथ, क्योंकि जब ये इसको हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगा और टॉप पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। जब इस तरह से अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे जब हम फोर्सेस लिखें, स्ट्रेसेस लिखते हैं, तो स्ट्रेसेस हमारे एट टॉप पूछा है, तो टॉप पे स्ट्रेसेस क्या आएंगे, एक तो इस पी की वजह से स्ट्रेस आएगा, ठीक है, इस पी फोर्स की वजह से कैसा स्ट्रेस आएगा, ये फोर्स कंप्रेसिव है तो ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे पी फोर्स की वजह से, जो कि P/A है। साथ में, ठीक है, टॉप पे हमारा क्या आ रहा है, टॉप पे टेंशन आ रहा है, तो टॉप पे हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, और इसको अगर मैं इसका स्ट्रेसेस लिखूं तो टॉप पे हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे और बॉटम पे हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है, जो कि हो जाएंगे M/Z, इस तरह से। तो इसको हम जब स्ट्रेसेस लिख देते हैं टॉप पे, तो वो जाएगा P/A प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि टॉप पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, तो -M/Z हो जाएगा, ठीक है। तो आपको P दिया हुआ है, A दिया है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है 810, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूँ 810 P की वैल्यू है, एरिया आप निकाल लोगे, एरिया आपको क्या दिया है 300 × 900, यहाँ से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। M की वैल्यू की बात करें तो M आप यहाँ पे लोगे P × E, ठीक है। तो 810 मल्टीप्लाइड बाय E की वैल्यू है 360 mm, ठीक है। और जो Z हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BD²/6, ठीक है। Z क्या होता है, इट इज़ I/Y, और I आपका है BD³/12, और इसकी Y की वैल्यू जो है वो है D/2। तो यहाँ से आपको BD²/6, तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा टॉप की वैल्यू आ जाएगी, यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
A concrete beam of rectangular cross section of 200 mm into 400 mm is pre-stressed with a force of 400 kilonewton at an eccentricity 100 mm. So the maximum compressive strength in concrete. So maximum compressive strength in concrete पूछा है, और ये ऐसे करके कोई बीम है हमारा, तो हम देख लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये स्ट्रेस लगा रखा है अपना प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस एंड एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसी की वजह से हमने देखा कि एक टॉप पे स्ट्रेस आता है जो कि आता है P बाई ए माइनस एम बाई जेड, और बॉटम पे जो स्ट्रेस आता है वो आएगा P बाई ए प्लस एम बाई जेड। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसमें प्रोफाइल कैसी बनती है, ऐसे बनेगी। यहाँ पे आपका ये मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हो। ये टॉप है, ये बॉटम है, तो टॉप पे आपके साथ पी ए बाई इस तरह से आएगा। तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो हमारे पास स्ट्रेस है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो सिग्मा बॉटम का है, और जो कि हो जाएगा P बाई ए प्लस एम बाई जेड। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। P की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, P की वैल्यू हमें दे रखी है 400, और एरिया आप क्रॉस सेक्शन से एरिया फाइंड कर लोगे, विच इज़ 200 इंटू 400। ठीक है, और इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। प्लस ऐसे ही आप m निकाल लोगे, m आपका हो जाएगा P इंटू ई डिवाइडेड बाई z विच इज़ BD² बाई 6। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करके आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ 10 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम, if pre-stressing force P, eccentricity E, area of cross section A, section modulus Z, bending moment due to dead load, bending moment due to live load, and bending moment due to dead load and live load at top fiber at mid span is given by। तो अब यहाँ पे अभी तक हम जितने भी कंसिडर कर रहे थे लोड्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्री स्ट्रेस की वजह से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई बीम है, ठीक है, तो इस बीम की वजह से इसके ऊपर कोई लाइव लोड भी लगेगा, और इसका खुद का भी कुछ डेड लोड होगा। ठीक है, तो जो इसके ऊपर ये लोड आएगा, इसमें डेड लोड और लाइव लोड दोनों ही लोड्स होंगे। ठीक है, तो जब मैं अगर इस तरह से कोई बीम दिखाऊं और इसके ऊपर जो ये वेट है, तो ये WD प्लस WL दोनों की वजह से है। तो अब इसकी वजह से हमने देखा, जब किसी बीम पे ऐसे करके लोड आता है तो हमारा बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोमेंट आता है, और इस मोमेंट की वजह से ये बीम हमारी डिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से बॉटम पे टेंशन आता है और टॉप पे कंप्रेशन आता है। ठीक है, बट हमने अभी देखा कि जब बीम पे हम प्री स्ट्रेस लगाते हैं, यहाँ पे हमने प्री स्ट्रेस सपोज लगा दिया एक एसेंट्रिसिटी पे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो बीम होती है वो हॉक करती है, हमारे स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंट आता है ये होता है P इंटू ई। तो P इंटू ई मोमेंट की वजह से टॉप पे ये हमें टेंशन देता है, बॉटम पे कंप्रेशन देता है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों ही कंडीशन को कंसिडर करके हमें दिखाना है कि हमारे जो फाइनल स्ट्रेसेस होंगे वो कैसे आएंगे। तो जब हम इन तीनों कंडीशन को कंसिडर करते हैं, तो टॉप पे हमारे जो स्ट्रेसेस आएंगे, एक तो अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, पहले मैं स्ट्रेस डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेस डायग्राम से इजी हो जाता है हमें। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम में हम देख लेंगे इस मोमेंट की वजह से कुछ स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है, इस मोमेंट की वजह से कुछ स्ट्रेसेस आएंगे जिसमें कि टॉप पे कंप्रेशन रहेगा, ठीक है, और बॉटम पे टेंशन रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा M बाई जेड। ये स्ट्रेस M बाई जेड होगा। M जो होगा ये दोनों की वजह से होगा, डेड लोड और लाइव लोड बोथ दोनों की वजह से। प्लस अब जो हम P लोड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल जो प्री स्ट्रेस है, इसकी वजह से एक कंप्रेसिव लोड आएगा। ठीक है, तो ये जो कंप्रेसिव लोड आएगा ये हमारा P बाई ए होगा
प्लस जो ये P इंटू ई, जो इस इसेंट्रिसिटी की वजह से जो मोमेंट डेवलप हुआ है, इसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से टॉप पे आपको टेंशन देखने को मिलेगा एंड बॉटम पे कंप्रेशन, ठीक है। तो अब इन सब को प्लस करके हमारा जो स्ट्रेसेस हैं वो आएंगे। तो हम एक्सटर्नल स्ट्रेसेस अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप पे इसकी वजह से, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है, तो हम इसको प्लस में लेंगे m/z प्लस p/a, बिकॉज दीज आर द टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास pe/z, ठीक है। ये भी m/z होगा, बट यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो p इंटू ई है, ठीक है। तो ये टॉप पे हो गए हमारे। बॉटम पे लिखेंगे ऐसे ही सिमिलरली, तो बॉटम पे आपका जाएगा माइनस m/z, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, बाकी p/a तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये हो जाएगा प्लस p इंटू e/z, ठीक है। सो दीज आर द फोर्सेस जो आपके फाइंड आउट होंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, इसको पूछ रहा है कि स्ट्रेसेस किस तरह से आपके आएंगे। विच फाइबर एट द टॉप फाइबर। सो टॉप फाइबर पे आप देख लो कैसे आ रहे हैं, m/z प्लस p/a माइनस pe/z, ठीक है। तो ये जो m/z है, ये यहाँ पे ये जो m/z है, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, md/z प्लस ml/z, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपका, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू जो डेड लोड है उसको mg से डिनोट करा है इन्होंने, तो हम यहाँ पे इसको mg लिख देंगे, और लाइव लोड की वजह से जो है उसको उन्होंने mq से डिनोट किया, तो यहाँ पे mq कर देंगे। तो फाइनल जो हमारी टॉप पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगी mg/z प्लस mq/z प्लस p/a माइनस p इंटू e/z, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉप पे जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसका आपका ये हो गया। इस तरह से आप टॉप पे स्ट्रेसेस फाइंड कर लोगे, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, p/a पॉजिटिव है, pe/z नेगेटिव है, यस, mq/z पॉजिटिव है एंड meg, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख के आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ असेंबलिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ फैक्ट्री अवे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। तो जो स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स हैं उनको असेंबल करना कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट से किसी दूर कहीं जगह पे फैक्ट्री में जब आप असेंबल करते हो तो उसको प्री फैब्रिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका प्री फैब्रिकेशन होगा। प्री स्ट्रेसिंग नहीं होगा, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग तो आपको पता ही क्या होता है, स्ट्रेसेस जब जनरेट करते हैं हम लोग, तो वो प्री स्ट्रेसिंग होता है कि जब आपके ऊपर लाइव लोड आने से पहले जब आप स्ट्रेसेस डेवलप कर देते हो हमारे सेक्शन में, उसे प्री स्ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसिंग नहीं होगा, इसका आंसर है प्री फैब्रिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्री टेंशनड रेक्टेंगुलर प्लैंक ऑफ लेंथ L, द अपलिफ्ट एट सेंटर ऑन रिलीज ऑफ वायर्स फ्रॉम एंकरेज ड्यू टू प्री टेंशनिंग ओनली विल बी, ठीक है। तो ये जो अपलिफ्ट निकल के आता है, दिस अपलिफ्ट, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये अपलिफ्ट जो होता है वो आपका हो जाता है PEL²/8EI, ठीक है। ये अपलिफ्ट की वैल्यू होती है PEL²/8EI, और ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, तो आपके मोस्टली सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं प्री स्ट्रेसिंग के, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमने वो सारे आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको प्री स्ट्रेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इन प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स द वॉबल इफेक्ट इज़ रिलेटेड विद, ये मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आपको देना है। सो इट इज़ रिलेटेड विद क्रीप ऑफ कंक्रीट, फ्रिक्शन लॉस, क्रीप ऑफ स्टील, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, सिविल एज एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ज़रूर मैं आंसर करूँगी। मैं हर बच्चे का आंसर करती हूँ, जो भी मुझसे कोई क्वेरी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए,
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमारी जो आरसीसी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आरसीसी अब आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे जो कि सॉइल मैकेनिक्स रहने वाला है। सो आप अपना सॉइल मैकेनिक्स अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं उससे रिवाइज़ कीजिए। बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो साथ में आप क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी एनालिसिस भी हो जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको आता है कि नहीं आता, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो मेरे साथ क्वेश्चंस करिएगा। अब जो भी नेक्स्ट सेशंस आएंगे आप वो साथ में प्रैक्टिस करेंगे, और आपको जो भी डाउट रहेगा, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा, वो मैं तो एक्सप्लेन करूँगी ही वहाँ पे, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।